नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8,73,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बच्चों के साथ बातचीत भी की। सीएम ने कोरोना से अनाथ हुए सभी बच्चों से कहा कि सरकार 24 साल की आयु तक सभी बच्चों को 5,000 रुपए हर महीने पेंशन के अलावा फ्री राशन और निःशुल्क शिक्षा भी देगी। सीएम ने कहा कि जिन बच्चों के रिश्तेदार उनकी देखरेख नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सरकारी बाल गृहों में व्यवस्था की जाएगी। दर्द भरे दिल से कह रहा हूं, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन मेरे बच्चों अकेले मत समझना। तुम्हारी पूरी चिंता की जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर इंतजाम, तुम्हारी ठीक परवरिश, कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। हर महीने बच्चों को प्रति बच्चे 5,000 रुपया ये पेंशन दी जाएगी। अभी कुछ बच्चों को हुई है, कई बच्चे बचे हैं जिनको देना है। प्रक्रिया पूरी करके पता लगा के उन सब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो सीधे उनके खाते में, और नहीं तो जो उनके संरक्षक या अभिभावक है उनके और बच्चे के ज्वाइंट अकाउंट में डाली जाएगी, ताकि उनका मासिक खर्च चल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने कहा कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में 7 साल मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते वो सदैव पीएम मोदी से मार्गदर्शन लिए हैं और जब भी समस्या आई है तो उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की और प्रधानमंत्री ने समस्या का तत्काल समाधान भी किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, संवेदनशील ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में केवल 24 घंटे देश की समृद्धि, विकास और जनता के कल्याण के अलावा और कुछ है ही नहीं। सीएम ने कहा कि उनकी जिद, जुनून और जज्बा देश और देश की जनता के लिए है। सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया। जब भी समस्या आई मैंने मोदी जी से फोन पे बात की और उन्होंने समस्या का तत्काल समाधान करके दिया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, संवेदनशील ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे केवल देश की समृद्धि, प्रगति, विकास और जनता के कल्याण के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक जिद, जुनून और जज्बा अपने देश और देश की जनता के लिए उनके दिल में सदैव रहता और उसी जज्बे से वो काम कर रहे हैं। मैं देश प्रेम के, जन कल्याण के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सड़क हादसे में घायल एक महिला की मदद की और उसे उनके काफिले में शामिल गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। भोपाल के वीआईपी रोड पर महिला घायल हुई थी और उसी वक्त सांसद प्रज्ञा ठाकुर का काफिला वहां से गुजर रहा था। सांसद ने महिला को सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा तो अपनी गाड़ी रुकवाई और फिर उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी के माध्यम से उस महिला को अस्पताल भिजवाया गया। मध्य प्रदेश में आपदा राशन वितरण योजना के तहत मई और जून के राशन वितरण की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इंदौर नगर निगम ने वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर गरीब परिवारों का पात्रता पर्ची बनाया गया था और उसके बाद अब पोर्टल पर गरीब परिवारों का नाम चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही रजिस्ट्रेशन के आधार पर गरीबों को मई और जून का राशन सरकारी राशन दुकानों के जरिए किया जाएगा।
देखिए, पात्रता पर्चियों का जो अस्थायी पात्रता पर्चियां बनाई गई हैं उनको बनाने का काम पूरा हो गया है। पोर्टल में अपडेशन का काम था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब पर्चियां डाउनलोड होकर वितरित होना शुरू हो जाएंगी और सभी लोगों को जो इसमें पात्र पाए गए हैं उनको माह मई और जून दोनों माह का राशन एक साथ जून महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। इंदौर में लॉकडाउन के बावजूद सिंधी कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग फल सब्जी लेने घरों से बाहर निकले और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। इसके बाद जूनी इंदौर पुलिस ने लोगों की धरपकड़ शुरू की। सब्जी फल बेचने वालों को पकड़कर जेल भी भेजा गया और कॉलोनी के रास्ते को प्रशासन की टीम ने बंद करा दिया। सीएसपी ने बताया कि 20 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। ये जूनी इंदौर क्षेत्र में तीनों थानों में थाना भरगुआ, थाना राजूला और थाना जूनी इंदौर में तकरीबन 40 लोगों को जो है वो 151 किया गया। इनके द्वारा जो है कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था और इन पर 151 करके इनको जेल भेजा गया। खरगोन में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस ने अनोखी सजा तय की है। डीआरपी लाइन और डीआईजी कार्यालय परिसर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए पेड़ के नीचे अस्थायी जेल बनाई गई है। पहले लोगों को पेड़ के नीचे बैठाया जाता है, योग कराया जाता है, उसके बाद ग्राउंड में पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए जाते हैं और फिर उसमें गुलमोहर, नीम के पौधे लगवाए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि ये सजा लोगों को नसीहत के साथ साथ अच्छा मैसेज भी दे रही है। हम घर से बाहर निकले थे, कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करा, इसलिए हमको बाहर पुलिस वाले लेके आए, डीआरपी में पौधारोपण करवाया, ये हमको नसीहत मिली। अब हम भी घर पे जाके ऐसा काम करेंगे जिससे पौधे वगैरह लगा रहे, घर में बैठे। प्लांटेशन करवा रहे हैं, प्लांटेशन करवा के सभी को ये समझा भी रहे कि यहाँ से एक सीख लेके जाएं और अपने घर, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें जिससे कि भविष्य में जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या थी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। 1 जून से एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अनलॉक के दौरान भी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन मंडला में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आमा नाना सब्जी मंडी में सब्जी फल खरीदने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क भी प्रॉपर नहीं था और कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए नहीं थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मंडला की तस्वीरें। सब्जी मंडी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा गया। बड़वानी जिले में 1 जून को करीब 2 महीने बाद अनलॉक होने जा रहा है और कोरोना संक्रमण फिर से जिले में पैर ना पसारे, इसके लिए प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। अनलॉक में अभी 50% क्षमता के साथ ही बाजार खुलेंगे, जिसके लिए प्रशासन ऑड इवन फॉर्मूले को लागू कर रही है। प्रशासन की 10 टीमें दुकानों की नंबरिंग कर रही है, जो कल दोपहर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 जून से एक दिन ऑड नंबर वाली दुकान खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली दुकान खुलेंगी, यानी कि सम और विषम। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण दोबारा ना फैले। इसमें 1 से लेके जितने भी दुकानें रहेगी अलग अलग वार्ड में, अलग अलग मोहल्ले में उनकी नंबरिंग करेंगे। इसमें जो सम संख्या वाली दुकानों का जो नंबर रहेगा वो एक दिन खुलेगी, विषम संख्या वाली उसके अगले दिन खुलेगी। इसी प्रकार ही अल्टरनेट चलता रहेगा। हनी ट्रैप मामले की खुद के पास पेन ड्राइव होने का बयान देकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर पेन ड्राइव मांगी है। एसआईटी ने पेन ड्राइव देने के लिए कमलनाथ को 2 जून तक का वक्त दिया है। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव को लेकर एसआईटी के नोटिस की खबर पर कमलनाथ का कहना है कि वो मेरे पास नहीं है, सभी के पास है। कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि पेन ड्राइव तो प्रदेश में घूम रही है। उन्होंने कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे। और ये पेन ड्राइव मेरे पास कहाँ है? आप में से बहुतों के पास है, बहुत सारे पत्रकार ने कहा हमारे पास है। ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में। तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी, मैंने ये ई टेंडर की राजनीति नहीं करी। एसआईटी के कमलनाथ से हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव मांगने पर सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए सरकार कमलनाथ को रोकने में जुटी हुई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ अपने बयान का खंडन करें, अगर पेन ड्राइव है तो उसे एसआईटी को सौंपें।
सरकार के एक पिछलग्गू के रूप में काम कर रही है। जिन जांचों को आगे बढ़ाना चाहिए उन जांचों को तो न करते हो, कमलनाथ जी के ऊपर टारगेट करने का काम कर रही है। हर तरीके की एन केन प्रकरण करके कि कैसे इनको रोका जाए, मूल मुद्दों को उठाने के लिए सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है ना, एसआईटी का उपयोग मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित है, पर कमलनाथ जी डरने वाले नहीं के बीच में सही आना चाहिए और एसआईटी जांच करे और जल्दी से जल्दी इस प्रकरण पे खत्म करे। एसआईटी उनके ऊपर एक्शन लेती है या नोटिस देती है या सवाल जवाब करती है तो पूरी कांग्रेस क्यों तिल मिला रही है? इस प्रकार का बयान दिया है तो बयान का या तो खंडन कर दे या कह दे कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। इस प्रकार के बयान के बाद अगर एसआईटी कोई कार्रवाई कर रही है, नोटिस दे रही है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारियों को तकलीफ हो रही है। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। दरअसल पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा से 3 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की, जिसकी अवधि शनिवार को खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि सरबजीत सिंह से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आनी बाकी है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और खबरों के मुताबिक सरबजीत सिंह मोखा पुलिस के कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जांच में दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये बता दें कि जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में सिटी हॉस्पिटल का संचालक सरबजीत सिंह मोखा मुख्य आरोपी है। उसके अलावा उसका बेटा और पत्नी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर रतलाम से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है और ऐसे लोग आंख में होने वाली बीमारी इसे मान रहे हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए लैब में इस्तेमाल होने वाला चश्मा पहनना शुरू कर दिया गया है। जबकि मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अवनी दुबे ने बताया है कि ज़रूरी नहीं कि जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें ब्लैक फंगस होगा ही। डॉक्टर अवनी के मुताबिक ब्लैक फंगस पहले मुंह और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और इसके बाद आंख तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस में आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं, पलकें झुक जाती हैं, ये पहचान है। गर्मी के कारण आंख से पानी आना और खुजली होना सामान्य है, इससे घबराएं नहीं। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम तैनात की गई है, लेकिन अभी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अभी इसकी मेडिसिन अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसके अलावा सारी जितना भी हो सकता है हम अपने हिसाब अपना लेवल पर हमने एक वार्ड बना के रखा है। हमारे टीम में एक माइकोसिस टीम बनी है, जिसमें ENT सर्जन रहेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेंगे, डेंटिस्ट रहेंगे और एनेस्थेसिया टीम रहेगी और सर्जन रहेंगे। जितनी जानकारी हमको न्यूज़पेपर और इनसे मिली है उसके हिसाब से अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मास्क लगा के रखते हैं। जो बेसिक चीज़ें अपन कोविड के लिए कर रहे थे वही इसी के अंदर कर रहे हैं। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब ब्लैक फंगस की बीमारी होती है तो आंखें थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं और पलकें झुक जाती हैं, जो पलकें होती है वो बंद हो जाती हैं। तो ये 2 मेजर साइंस हैं जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस में होते हैं। तो हर पेशेंट को जिसको कोविड हुआ है उसको डरना नहीं है और एकदम हॉस्पिटल नहीं भागना है। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में बुरी हालत में एक युवक का शव मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या का आरोप युवक की भाभी, उसके बेटे और पड़ोसी पर लगा है। दरअसल पुलिस को कोलार इलाके में नहर के पास एक शख्स का शव मिला था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उसकी भाभी से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की और फिर बेटे और पड़ोसी के साथ मिलकर देवर की हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोप है कि महिला ने 5 साल पहले देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और उसका शव घर में ही दफन करवा दिया था और अब अपने बेटे और पड़ोसी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला की निशानदेही पर पति का कंकाल बरामद कर दिया है और जांच की जा रही है। भोपाल में एक कैदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। 26 मई से केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने हमीदिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 27 मई की रात वो अचानक उग्र हुआ और उसने जेल की खिड़की पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे घायल हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जेल प्रशासन के दावों को मृतक के परिजनों ने सिरे से खारिज किया है। परिजन के मुताबिक युवक मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था
और पुलिस की पिटाई से उसकी जान गई है। परिजनों का आरोप है कि बाजार से उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। परिजनों ने पैसे नहीं देने पर पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। 4 थे, 2 पुलिस वाले, एक लेडीज मुझे पकड़ के बाहर खड़ी कर दी। पुलिस वालों ने दीवार में सिर भी मारा। वह चेहरे पहचान सकती है? हाँ, पहचान लूँ। उसके बाल पकड़ के ऐसे दीवार वो लाते घूसे और डंडे दिए उसमें। पैसे कितने मांग रहे थे? ऐसे 5 लाख मांग रहे थे मुझसे कि ऐसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए? हाँ, कौन मांग रहा था? पुलिस वाले मांग रहे थे। अशोक को तो छोड़ दिया गया और तुलसीदास को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम अब इसको 25 मई को पकड़ा था। उन्होंने 25 मई को भी थाने में रखा, 26 मई को भी रखा। पुलिस ने मारा पीटा? पुलिस ने इतना मारा दीवारों में भड़क के। ये महिला गई थी वहाँ पर खाना देने के लिए कि यदि आप 5 लाख रुपए देते हो तो हम अभी छोड़ देंगे, नहीं तो 34(2) और 49(a) के तहत हम इसको जेल में भेजेंगे और बहुत मारेंगे। राजधानी भोपाल में हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और टक्कर मारने के बाद भी कार चला रहा व्यक्ति ने कार रोकी नहीं और मौके से फरार हो गया। हादसे की तस्वीरें ये सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने रोकने का इशारा किया और बीच सड़क पर आने की उसने कोशिश भी की ताकि कार चालक कार को रोके, लेकिन वो तेजी के साथ उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। ये पूरा मामला तलैया थाना क्षेत्र का है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। वहीं आरोपी कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।